नमस्कार साथियों। आज मैं आपके साथ संस्कृत की नई क्लास लेके आया हूँ। संस्कृत आपको बिल्कुल सरल शब्दों में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और हिंदी से रिलेटेड करके पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे संस्कृत आपको बिल्कुल भी कठिन न लगे, एकदम सरल लगे। हमारी पहले की मातृभाषा है हिंदी, जो है हमारी मातृभाषा, उसकी आपकी जननी संस्कृत है, तो उससे और इससे आपको दोनों को बेनिफिट दे के जाएगी आपकी संस्कृत। हिंदी भी आपकी तर्कपूर्ण अच्छे से तैयार होगी। उसी के लिए मैं आज आपकी क्लास लेके आया हूँ वर्णमाला। जो वर्णमाला आपको हिंदी में भी नंबर दे के जाएगी और संस्कृत में भी आपको नंबर दे के जाएगी। तो लगभग लगभग इससे 5 नंबर आपके कंप्लीट होंगे और मैं आपके साथ इसके कुछ क्वेश्चन भी आपके कराऊंगा। तो आप देखिए, हम बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला की जब भी बात हो, यानी वर्ण, ये बात हो रही है वर्ण की, तो वर्ण है क्या है कि वर्ण हमारी सबसे छोटी इकाई है जिसके द्वारा भाषा बोली जाती है। यानी अगर हम कहें कि ध्वनि और वर्ण में अगर पूछा जाए कि फर्क क्या है, तो ये कहा जाए कि ध्वनि हमारा जो रूप है वो मौखिक रूप है, वर्ण हमारा लिखित रूप है। तो वर्णमाला, जब भी हम माला बनाते हैं, माला आपने देखा होगा बड़ी सुसज्जित और अच्छी देखने में लगती है, फूलों का क्रम बढ़िया से रखा जाता है, तो वो कहलाती है माला। तो जब वर्णमाला की बात है तो वर्णों को बड़ा सुसज्जित और सुंदर तरीके से ऐसे लगाया गया कि बिल्कुल हमें ऐसे लगे कि सुसज्जित रूप में ही वो हमें वर्ण लगे, तो ये कहलाई हमारी वर्णमाला। और कभी भी किसी भी वर्णमाला की बात हो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, कभी भी वर्णमाला की बात हो, तो उसमें केवल 2 ही चीजें होंगी। एक होगा आपका स्वर और एक होगा आपका व्यंजन। अब बात करते हैं कि स्वर। स्वर क्या है, जिनको संस्कृत में अच कहा गया है। अच क्यों कहा गया है, ये मैंने आपको प्रत्याहार वाली क्लास में बताया है। अगर आपको और डिटेल में जानना है, अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, और डिटेल में जानना है तो आप प्रत्याहार वाली क्लास देखें। एक प्रत्याहार बनता है हमारा अच प्रत्याहार, जिसमें आपके सारे के सारे स्वर आते हैं, इसलिए अच को कहा गया है, स्वर कहा गया है। और आपके व्यंजन, जिसको संस्कृत में हल कहा गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हल क्यों कहा गया है, क्योंकि हल प्रत्याहार में आपके सारे के सारे जो व्यंजन है वो आते हैं। यानी आपके पंचम जो महेश्वर सूत्र लिखा हुआ है वरट, है वरट, और आपका 14 महेश्वर सूत्र लिखा हुआ है आपका लण, तो आपके हा से लेके आपके वो अंतिम जो आपका महेश्वर सूत्र लिखा हुआ है हल, तो आपके इस हा से लेकर इस ला तक आपके सारे व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए इसको हल कहा जाता है। अब बात करते हैं हम आखिरकार कि स्वर होते क्या हैं। स्वर आखिरकार होते क्या हैं, किन्हें कहा जाता है स्वर। स्वर और व्यंजन में केवल नहीं और बोलने का फंडा है, केवल बोलने का और नहीं का फंडा है। जो आपके स्वयं के द्वारा बोले जाते हैं, बोलने का, लिखने की बात नहीं हो रही, जो आपके स्वयं के द्वारा बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। जो आपके स्वयं के द्वारा नहीं बोले जाते हैं, स्वर की मदद से बोले जाते हैं, वो आपके व्यंजन या हल कहलाते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर आपके, तो संस्कृत ने जो परिभाषा दी है स्वर और व्यंजन की, तो स्वर की परिभाषा दी स्वयं राजन्ते इति स्वरः, यानी जो स्वयं राज्य करता है, पूरी वर्णमाला पे जो राज्य करता है, वो आपका क्या होता है, स्वर होता है। आप देखिएगा कि कभी भी अगर व्यंजन इसको आधा मिल जाए तो तुरंत उसके साथ स्वर आके तुरंत लग जाएगा, और का के साथ आपके यहाँ पर का अगर ऐसे मिल जाए तो ये आ या ई या उ या कुछ भी वर्ण ऐसे स्वर आके तुरंत आ को पूरा करने का प्रयास करेगा, तो जिससे वह आपका पूरी वर्णमाला पर अकेले राज्य करते हैं स्वर, इसलिए इसको कहा गया है आपके तो स्वयं राजन्ते इति स्वरा, यानी स्वयं राज करते हैं वो क्या है आपके स्वरा, किसी की मदद की इन्हें जरूरत नहीं होती। अगला लिखा है अन्नवक भवती है। अब व्यंजन की बात कर लें या हल की बात कर लें, तो हल है आपका अन्नवक भवती व्यंजना, यानी अन्नवक माने जो अन्न की मदद से चले, वक माने चलना, आपका जो अन्न की मदद से चले वो होते हैं व्यंजन,
वो क्या होते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अन्न के साथ चलने वाले व्यंजन कहलाते हैं। यानी जो अन्न के साथ बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे अन्न की मदद से बोले जाते हैं, वो व्यंजन या हल कहलाते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल था आपका, जो आपने स्वर और व्यंजन की परिभाषा को जाना। अब आते हैं हम स्वर पर। स्वर आखिरकार हैं जो आखिर इनका वर्गीकरण कैसे होता है, यानी कौन से स्वर क्या होते हैं। तो पहले तो आती है किसी भी चीज की उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, यानी कौन सी चीज कैसे बनी हुई है, यानी स्वरों का निर्माण कैसे हुआ है, ये बात करें। तो अगर हम कभी भी किसी भी उत्पत्ति की बात करें, आप कॉमन सेंस लगाइएगा, तो एक तो चीज होगी जो कि आपकी तत्व रूप में होगी, यानी पूर्णतः शुद्ध होगी, और एक होगा जो मिक्सचर रूप में होगा, यानी कि उसमें कोई न दो या दो से अधिक तत्व मिले होंगे। तो उत्पत्ति केवल दो ही तरीके से हो सकती है, या तो शुद्ध रूप में, या आपके जो होगी वो होगी आपके मिक्सचर रूप में। तो जो आपके शुद्ध होते हैं उन्हें कहा जाता है मूल। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई, जैसे अगर संस्कृति में कहा जाए कि भाई प्राणी का जन्म कैसे हुआ, तो प्राणी का जन्म कहा जाए तो उन्होंने कहा मनु शतरूपा से हुआ, तो मनु शतरूपा क्या हो गए? मूल। और उसके बाद आपके सारे लोग बनते गए, तो मूल कहलाएंगे जो आपके, जिनके द्वारा सारी चीजें निर्माण होती हैं, वो कहलाते हैं आपके मूल। तो अब यहाँ पर देखिए मूल स्वर क्या है। तो मूल स्वर वो हैं जो कि आपके स्वयं में बने हैं, यानी तत्व रूप में है, किसी से मिक्सचर नहीं है। वो है आपके आ, छोटा आप जिसे अपन बोलते हैं ई, और छोटी ई है, और ऊ है, और री है, और छोटा लिरी है। छोटा रिरी है और छोटा रिरी है, या इसको हर्ष आ, हर्ष ई, हर्ष ऊ, हर्ष रिरी और हर्ष लिरी भी कह सकते हैं हम। या इसको हम लघु आ, लघु ई, लघु ऊ, लघु रिरी और लघु रिरी भी कह सकते हैं। तो आपके कहने का तरीका है कि आप किस तरीके से कहते हैं। तो ये आपके 5 वर्ण हैं, यही 5 आपके मूल स्वर होते हैं। अब बात आती है संध स्वर की, कि संध स्वर कौन कौन से होते हैं। तो संध स्वरों को फिर हम 2 रूपों में बांट सकते हैं। एक होगा आपका दीर्घ स्वर और दूसरा होगा संयुक्त स्वर। दीर्घ माने होता है बड़ा, यानी जो आपके मूल को बड़ा कर रहा है, यानी एक ही बार बन रहा है, यानी मूल को जो बड़ा कर रहा है। जैसे हमारा यहाँ पर छोटा लिखा है, ये यहाँ पर क्या हो गया? बड़ा। अब हम कहेंगे छोटा बड़ा में क्या फर्क है? कुछ नहीं है फर्क, केवल समय का फर्क है। तो ये हमारा क्या है? आ और आ, 2 आ मिले तब हमारा क्या बन गया है? बड़ा आ। बताइए हो गया संध स्वर के नहीं हो गया? जब 2 लोग मिले तो हमारी संधि हुई, और संधि के फलस्वरूप जो स्वर बना वो क्या कहलाया? हमारा। लेकिन इसका बड़ा बन रहा है, यानी हम अगर ध्वनि निकालेंगे तो आ बोलने में हमें क्या ध्वनि निकालनी पड़ेगी? आ बोलने में हमें थोड़ी कम ध्वनि निकालनी पड़ेगी, और आ बोलने में हमें थोड़ी ज्यादा समय लेना पड़ेगा, लेकिन ध्वनि वहीं से निकलेगी। इस वजह से इसको क्या कहा जाएगा? दीर्घ कहा जाएगा। बड़ा भैया, यानी शकल मिल रही है। अगर ना समझ में आ रहा तो ये मान लो कि शकल मिल रही है, बड़ा भैया है, तो इस वजह से ये क्या होगा? इसका दीर्घ हो गया। अब ई की बात करें तो ई भी ऐसा ही होगा आपका, ई और ई मिलके बड़ा ई बना, यानी आपका ये भी दीर्घ हो गया, ई का दीर्घ हो गया, ये दीर्घ स्वर कहलाया। रिरी ऐसे ही आपका ऊ है, ऊ और ऊ मिलके आपका, ऊ और ऊ मिलके आपका बड़ा ऊ बन गया, तो आपका दीर्घ हो गया। अब ऐसे ही रिरी है, रिरी और रिरी मिलके आपका बड़ा रिरी बन गया, तो आपका ये भी इसका दीर्घ कहलाया। अब आप सोच रहे हो कि लिरी का हमने दीर्घ क्यों नहीं लिखा? तो भैया संस्कृत में लिरी वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। ये पेपर के लिहाज से लिख लीजिएगा कि संस्कृत वर्णमाला में लिरी वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, लिरी वर्ण का ऐसा कौन सा वर्ण है, आपके पेपर में आ जाए कि ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका दीर्घ नहीं होता है, तो हम उत्तर देंगे लिरी। लिरी वर्ण है जिसका दीर्घ नहीं होता। अब बात करते हैं यहाँ पर संयुक्त। संयुक्त भाई दीर्घ तो ये हो गए भाई, एक ही जाति के थे, एक ही शकल मिल रही थी। अब संयुक्त
मतलब जब अलग अलग जाति के लोग मिल जाएं, यानी अलग अलग दो स्वर मिल जाएं, तो वो क्या कहलाएंगे? संयुक्त, संयुक्त कहलाएंगे। तो ये संयुक्त वर्ण जो हैं आपके, ये हैं आपके ए जो है वो आपका मिलके बनता है आ और ई से। अब देखिए आ दूसरी जाति का है, ई दूसरी जाति का है, दोनों मिले इसलिए इन दोनों का संयुक्त हुआ, यानी संधि हुई, तो इस वजह से इनको क्या कहा गया? आपके संयुक्त वर्ण कहा गया। अय, अय भी आपका होता है वो आ और ए से मिलकर बनता है, इसलिए इसको भी हमने क्या कहा? संयुक्त वर्ण कहा। ओ वर्ण है, अब ओ को देख लीजिए, ओ वर्ण है, ओ वर्ण आपका दो से मिलकर बना है, आ और ऊ से मिलकर बना है, तो हमारा क्या हो गया? ओ हो गया। अवर्ण है, अवर्ण हमारा आपका आ और ओ से मिलकर बना है, तो हमारा अवर्ण हो गया। तो देखिए इन सब की जातियां, इन दोनों की जाति अलग है, इन दोनों की जाति अलग है, इस वजह से ये क्या कहलाए? आपके संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। तो आप उत्पत्ति के आधार पर दो रूपों में इन्हें बांट सकते हैं, मूल स्वर, संध स्वर, और संध स्वर को फिर दो रूपों में बांट सकते हैं, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। आपसे पूछेगा पेपर में कि संध स्वर कौन है, तो आप सबसे पहले इस पे टिक लगाइएगा, ए आई ओ ऑप्शन में मिल जाए। तो संयुक्त स्वर पूछे तब भी ए आई ओ पे टिक लगाइएगा। अभी दीर्घ पे और मूल स्वर पे हम आगे और चर्चा करेंगे। अब देखिए स्वरों का हमने आपको एक बताया उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, वो उत्पत्ति यानी मैन्युफैक्चरिंग है। ये आपका एक और वर्गीकरण मैं आपके सामने लेके आया हूँ, उच्चारण काल, यानी उच्चारण मतलब बोलने में कितना काल माने होता है समय, यानी बोलने में कितना समय लगेगा, या उसी को कहा जाता है मात्रा। मात्रा यानी आपके बोलने का समय जितना लगता है उसके आधार पर आपका वर्गीकरण। इस आधार पर आपके स्वरों में तीन भागों में इनको बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है आपका प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जो है उसकी मात्रा एक होती है। यदि आपसे कोई पूछे कि ह्रस्व स्वर की कितनी मात्रा है, तो आप बताएंगे इसकी मात्रा एक होती है। दीर्घ स्वर की मात्रा दो होती है, या इसी को हम लोग कभी कभी कहते हैं, जब छंद में प्रयोग करते हैं तो इसे लघु कहते हैं और इसको गुरु कहते हैं, जब हम छंद में प्रयोग करते हैं। और प्लुत की मात्रा आपके तीन होती है, तीन मात्रिक कहा जाता है, त्रिमात्रिक संस्कृत में कहा जाता है। अब हम बात करें आखिरकार कि जो हमारे ह्रस्व स्वर हैं, एक मात्रिक स्वर हैं वो, यानी उनको बोलने में सबसे कम समय लग रहा है, वो कहलाते हैं हमारे ह्रस्व। ह्रस्व माने कम, तो सबसे कम समय लग रहा है वो है आपके आ, ई, उ, दिरी और लिरी। ये सब आपके छोटे हैं, आ, ई, उ, दिरी, लिरी छोटे छोटे हैं, ये आपके कहलाएंगे आपके ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ स्वर आपके होंगे जिनको बोलने में दूना समय लग रहा है, यानी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री, ए, आय, ओ, औ। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी आपने दीर्घ स्वर पढ़ाए थे, वहां पर वो कौन कौन से पढ़ाए थे हमने? आ, ई, ऊ और बड़ा री, ये चार हमने पढ़ाए थे। तो यहाँ पर हम ये भी लेके आ गए। भैया ये है आपका उच्चारण काल एवं मात्रा के आधार पर, और वो है आपका वर्गीकरण है जो वो है उत्पत्ति, यानी उत्पत्ति कैसे हो रही है उसके आधार पर। तो यहाँ पर बोलने में जितना आ को समय लगता है उतना ए को लगता है, जितना आ को लगता है उतना आय को लगता है, इस वजह से इनको इसी श्रेणी में रखा जाता है। समझ में आ रही होगी मेरी बात आप लोगों को, मैं आशा करता हूँ। अगर ना आ रही हो तो कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये आपके उच्चारण के आधार पर तीन स्वर हैं। प्लुत कहलाते हैं, प्लुत कहलाते हैं भैया अपन देसी भाषा में जो बोलते हैं, जो दो देर तक बोल दे। अगर आपको ना समझ में आए तो जैसे आप कोई जा रहा होगा तो आप बुलाते हैं आइयो, ऐसे बुलाते हैं, तो वो क्या है, आपने इसको ओ को देर तक खींचा तो वो क्या कहलाएगा? आपका प्लुत कहलाएगा। जैसे हम ओम बोलते हैं तो ओ को देर तक खींचते हैं, ओ क्या हो गया? आपका प्लुत हो गया। जो प्लुत होता है उसको तीन ऐसे हम लिखते हैं, यानी आपको कितना समय लग रहा है इसको बोलने को, इसलिए इसको प्लुत कहा जाता है। अब
आपसे बात करते हैं हम इन तीनों की। तो अगर आपसे कई बार पेपर वाला घुमा के दीर्घ में आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से पूछना चाहता है तो कौन सा दीर्घ है। तो एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था कि निम्न में कौन दीर्घ है, निम्न में कौन दीर्घ वर्ण है। अब ऑप्शन में था आपके बड़ा आर, दूसरे ऑप्शन में था आपके ए, तीसरे ऑप्शन में था आपके ओ, चौथे ऑप्शन में था औ। अब आप देख रहे हैं कि आपने देखा कि इसके हिसाब से आ भी हमारा दीर्घ वर्ण है, ए भी दीर्घ वर्ण है, ओ भी दीर्घ वर्ण है, औ भी दीर्घ वर्ण है। इसलिए जब चारों के हिसाब से दीर्घ वर्ण दिए गए हैं, पूछा गया है कौन सा दीर्घ वर्ण है, यानी उसकी मंशा आपके उत्पत्ति के आधार पर पूछने की है। उत्पत्ति के आधार पर आपके चार दीर्घ वर्ण है आ, ई, उ, ऋ। तो इसके आधार पर आपका अगर इस आप से पूछेगा तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बड़ा आर सही हो जाएगा। तो आप मूल दीर्घ स्वर आपके चार है आ, ई, उ, ऋ, और आपके ये आपके मात्रिक दीर्घ स्वर है। ये क्या है, आपके मात्रिक दीर्घ स्वर है। अब देखिए, अब एक चीज है कि हमने आपको पढ़ाया है कि संस्कृत में स्वर हैं जो वो महेश्वर सूत्र के आधार पर 9 है। महेश्वर सूत्र के आधार पर अगर हम यहाँ पर देखें तो महेश्वर सूत्र के आधार पर स्वरों की संख्या हमारी 9 है। माध्यमिक शिक्षा के आधार पर जो हम इंटर में पढ़ते आए हैं माध्यमिक शिक्षा की बुक में, उसके अनुसार हमारे 13 स्वर है। 13 स्वर कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, ऋ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। आप गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 माने गए हैं आपकी माध्यमिक शिक्षा के आधार पर। एक और है हमारा पाणिनीय शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा के आधार पर स्वर माने गए हैं आपके 21 या 22 स्वर। 21 या 22 स्वर, इनकी चर्चा कर लेते हैं कि 21 या 22 स्वर कैसे हैं। इनमें प्लुत को भी शामिल किया गया है। अब इनको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 स्वर माने गए हैं। 21 या 22 क्यों लिखा गया है ये समझिए। कई आपके व्याकरणाचार्यों ने ये माना कि जो हमारा लिरि वर्ण है, लिरि वर्ण, इसका मैंने अभी आपको बताया था कि इसका दीर्घ नहीं होता। कई वैज्ञानिक आपके इसका प्लुत मानते हैं और कई वैज्ञानिक इसका प्लुत नहीं मानते, यानी व्याकरणाचार्य जो है वो इसका प्लुत नहीं मानते। तो जो अगर नहीं मानते हैं तो उनके अनुसार कितनी संख्या होती है, 21। जो मानते हैं उनके अनुसार संख्या हो जाती है 22। इसलिए आपको 21 या 22 स्वर पाणिनीय शिक्षा में माने गए। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पेपर में अगर आए तो हम 21 लगाएं या 22 लगाएं। तो आपके पेपर में ऐसे ही मिलेगा 21/22, इसी रूप में मिलेगा, क्योंकि कई आपके वैज्ञानिकों ने वो व्याकरणाचार्यों ने 21 माना है, कईयों ने 22 माना, तो इसी रूप में मिलेगा। तो ये आपका यहाँ पर स्वर की जो चर्चा है हमारी वो वर्गीकरण के आधार पर पूरी होती है। अब स्वरों के प्रकार, यानी आपको देखा होगा कि पाणिनि ने महेश्वर सूत्रों में जब आपका पहला महेश्वर सूत्र लिखा तो उन्होंने लिखा आ, ई, उ, ऐसे लिखा था। अब आपके मन में आ रहा था कि बड़ा आ क्यों नहीं लिखा, बड़ी ई क्यों नहीं लिखा, बड़ा ऊ क्यों नहीं लिखा। तो इसलिए नहीं लिखा कि आ, ई, उ, ऋ के उन्होंने प्रकार बताए 18 प्रकार। अगर महेश्वर सूत्रों में लिखते तो वो सूत्र ना होके महेश्वर सूत्र से पूरा ग्रंथ हो जाता है। इस वजह से उन्होंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा।
सूत्र फॉर्म में, इसलिए आ पूरे 18 प्रकार के आ का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे आपके आ, आपके हस्ता, दीर्घा, प्लोता, अनुनासिका, निरनासिका और आपके जितने भी प्रकार के आ होते हैं वो आपके उदात्ता, अनुदात्ता, स्वरता, इस तरीके से आपके जितने भी बनते हैं वो 18 प्रकार के आ बनते हैं। ऐसे ई बनते हैं, ऐसे ऊ बनते हैं, ऐसे लिरी बनते हैं। ये सब कितने होते हैं इनके प्रकार? 18। लिरी ए ऐ ओ औ के प्रकार होते हैं। प्रत्येक की बात हो रही है, एक का है। ए आ के पूछा जाएगा पेपर में, आ के प्रकार कितने होते हैं तो हम बताएंगे 18। ई के प्रकार 18, ऊ के प्रकार 18, लिरी के प्रकार 18, लिरी के प्रकार 12, ए के प्रकार 12, ऐ के प्रकार 12, ओ के प्रकार 12, औ के प्रकार 12 और लिरी लिरी के प्रकार। यानी लिरी और लिरी को हमने साथ में क्यों लिखा है? क्योंकि ये दोनों सवर्णी हैं। सवर्णी यानी एक ही जाति के हैं। ये समझिए, आप ये समझिए कि भाई भाई हैं, देखने में भले ही अलग अलग हैं लेकिन इनको सवर्णी माना गया है। जब आपका सवर्ण संज्ञा पढ़ाऊंगा मैं तो आपको समझाऊंगा कि क्यों इनको सवर्णी माना गया है। अभी ये समझिए कि एक ही परिवार के सदस्य हैं तो कई बार आपको लिरी लिरी के प्रकार पूछ लेता है। इसके लिरी के 18, लिरी के 12 मिला के 30 होंगे। और इस प्रकार से आज हमने स्वरों की चर्चा खत्म की। कल मैं आपके सामने अगली क्लास में व्यंजन लेके आऊँगा और हमारे साथ बने रहिए। संस्कृत को बिल्कुल आसान बना देंगे और बहुत ही सरल तरीके से सिखाएंगे।